हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही हमारे पृथ्वी के लिए खतरनाक होते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लैक होल को डिस्कवर किया है जो हमारी पृथ्वी की दिशा में ही बहुत हाई एनर्जी जेट्स को रिलीज कर रहा है। यह किसी भी ग्रह को कुछ सेकंड्स में ही तबाह करने के काबिल होती है। तो क्या यह हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है? सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसी आकाश गंगा को डिस्कवर किया है जिसने उन्हें पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। आखिर उस आकाश गंगा में ऐसा क्या खास है? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग साइंस न्यूज बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, वैज्ञानिक ब्रह्मांड में हमेशा ही किसी न किसी नए ब्लैक होल की डिस्कवरी करते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि उनके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के भी होश उड़ जाते हैं। ऐसे ही एक ब्लैक होल को वैज्ञानिकों ने हाल ही में डिस्कवर किया है। यह एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो बहुत ही पावरफुल हाई एनर्जी जेट्स को अंतरिक्ष में रिलीज कर रहा है। आपने इस बारे में तो पढ़ा ही होगा कि जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर समय पूरी तरीके से रुक जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं निकल पाता। ऐसे में शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर यह हाई एनर्जी जेट्स इस ब्लैक होल से कैसे निकल रहे हैं। दरअसल जब भी कोई चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वह डायरेक्टली उसके अंदर एंटर नहीं होती, बल्कि सबसे पहले वह ब्लैक होल के आसपास उसका चक्कर लगाती है। ब्लैक होल की तेज गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से बिखर जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। जब यही टुकड़े बहुत तेज रफ्तार से चक्कर लगाते हुए आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, जिससे हीट और लाइट रिलीज होती है। इसी हीट और लाइट को डिटेक्ट करके वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को डिस्कवर कर पाते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जाने वाला होता है तो वह बहुत सारी एनर्जी अंतरिक्ष में रिलीज करता है। जब इसी एनर्जी की मात्रा एक लेवल को पार कर जाती है तो उससे हाई एनर्जी जेट्स की फॉर्मेशन होने लगती है। ऐसे ही एक हाई एनर्जी जेट को वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस ब्लैक होल के जेट की डायरेक्शन हमारी पृथ्वी की तरफ है। आमतौर पर ऐसे ब्लैक होल्स का ढूंढा जाना एक बहुत ही मुश्किल बात है। जिन भी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के जेट की डायरेक्शन हमारी पृथ्वी की तरफ होती है उन्हें वैज्ञानिक एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और उन्हें ब्लेजार नाम से बुलाया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा गया यह ब्लेजार वैसे तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका हमारी पृथ्वी पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमसे 40 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यही नहीं, अगर हम इस ब्लैक होल तक प्रकाश की रफ्तार से भी जाने की कोशिश करेंगे तो हमें 40 करोड़ सालों का समय लग जाएगा। इस ब्लेजार का नाम मार्केरियन 421 है और यह अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस ब्लैक होल पर स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज पता चली है। रिसर्च पेपर में वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इस जेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर हेलिकल है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जिस तरह से ग्रहों और तारों की मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे ही ब्लैक होल्स की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। यह मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक होल के अंदर से नहीं बल्कि इसके आसपास मौजूद मैटर से फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। एक मैग्नेटिक फील्ड के हेलिकल होने का मतलब ये है कि ब्लैक होल से दूर जाने पर उसका स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। मार्केरियन 421 की मैग्नेटिक फील्ड में वैज्ञानिकों ने ऐसा ही कुछ नोटिस किया है। जैसे जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड और ब्लैक होल के बीच की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर भी टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। इसकी डिस्कवरी नासा के IXPE यानी इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर द्वारा की गई थी, जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करता है। वैज्ञानिक अभी भी इस ब्लैक होल सिस्टम पर स्टडी कर रहे हैं और आगे चलकर हमें इससे जुड़ी और भी नई जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। नंबर 2, आज तक हम इंसानों ने जितनी भी चीजों को देखा है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड का मात्र 4% हिस्सा बनाती हैं। एक छोटे से एटम से लेकर विशाल आकाश गंगाओं और ब्लैक होल्स तक सब कुछ इसी 4% में आता है। ब्रह्मांड का 96% हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इस 96% हिस्से को बनाने वाले मटेरियल को ना देखा जा सकता है और ना ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर यह क्या चीज है, और अगर हम इसे देख ही नहीं सकते
तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में कैसे पता है? यह 96% हिस्सा असल में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, जिस वजह से ही इसे डायरेक्टली डिस्कवर करना इम्पॉसिबल है। कुछ इसी तरह से डार्क एनर्जी एक ऐसी तरह की एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक डार्क एनर्जी को भी किसी भी तरीके से डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हालांकि इन दोनों के ही असर को हमारे ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारा ब्रह्मांड बहुत तेज गति से फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के फैलने के पीछे असल में डार्क एनर्जी का ही हाथ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि डार्क एनर्जी स्पेस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे स्पेस से अलग नहीं किया जा सकता है। जहां जहां स्पेस होगा वहां वहां डार्क एनर्जी होगी और यही डार्क एनर्जी स्पेस को मल्टीप्लाई करने में मदद करती है। जब दो चीजों के बीच का स्पेस मल्टीप्लाई होता है तो उनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है, जिसे हम असली ब्रह्मांड में भी नोटिस कर सकते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में मौजूद है, जो बहुत सारी गैलेक्सीज का एक ग्रुप है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ग्रुप के बाहर जितनी भी गैलेक्सी मौजूद हैं, वो सभी हमसे बहुत तेज रफ्तार से दूर जा रही हैं। इनमें से कुछ की रफ्तार प्रकाश की गति से भी तेज है। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि वह गैलेक्सी खुद प्रकाश की रफ्तार से नहीं ट्रेवल कर रही है, बल्कि उनके बीच का स्पेस प्रकाश की रफ्तार से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रकाश की रफ्तार से हमसे दूर जा रही है। ये तो बात हुई डार्क एनर्जी की। वैज्ञानिक बताते हैं कि डार्क मैटर भी हमारे ब्रह्मांड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से ही आकाशगंगा में मौजूद तारे आपस में बंधे रहते हैं और इतने बड़े स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर पाते हैं। वैज्ञानिक कई बार अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए यह साबित कर चुके हैं कि हर गैलेक्सी में डार्क मैटर मौजूद होता है, जो उसके द्रव्यमान को बढ़ाता है। अगर आप ये गैलेक्सी में मौजूद हर ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान को आपस में जोड़कर गैलेक्सी का टोटल द्रव्यमान को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका उत्तर हमेशा ही गलत आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आकाशगंगाओं में इनविजिबल डार्क मैटर भी मौजूद होता है, जिसे काउंट न करने पर गैलेक्सी का करेक्ट द्रव्यमान नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। अब इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी गैलेक्सी को डिस्कवर किया है जिसमें डार्क मैटर का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। NGC 1277 नाम की यह गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 22 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसके द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इसमें डार्क मैटर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप आने के बाद वैज्ञानिक जोरों शोरों से ऐसी गैलेक्सीज पर स्टडी कर रहे हैं जो हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती समय में बनी थी। इसके जरिए वैज्ञानिक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और बिग बैंग जैसे कठिन सवालों के उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस गैलेक्सी को डिस्कवर करने के बाद वैज्ञानिकों को नए जवाबों की जगह नए सवाल प्राप्त हुए हैं। अभी तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि किसी भी गैलेक्सी का बिना डार्क मैटर के फॉर्म होना इम्पॉसिबल है, लेकिन NGC 1277 ने वैज्ञानिकों की इस थिंकिंग को बदल कर रख दिया है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के द्रव्यमान को कैलकुलेट करने में कोई गलती कर दी है। अगर ऐसा सच है तो वैज्ञानिक इसे बहुत जल्दी ही नई रिसर्च एंड स्टडी करके करेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर इस गैलेक्सी में सच में डार्क मैटर की मौजूदगी नहीं है तो यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इसकी वजह से गैलेक्सी फॉर्मेशन और अर्ली यूनिवर्स से जुड़े बहुत सारे कठिन सवाल वैज्ञानिकों के सामने खड़े हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि इस गैलेक्सी में सच में डार्क मैटर मौजूद नहीं है या फिर यह सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक कैलकुलेशन मिस्टेक है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, मंगल ग्रह पर जाना दिन पर दिन बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मंगल एक बंजर ग्रह है जहाँ की सतह, वायुमंडल और वातावरण कुछ भी हम इंसानों के लिए फेवरेबल नहीं है। इसके बावजूद नासा के वैज्ञानिक तेजी से मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वहां पर बेस बनाकर रहा जा सके। अभी तक स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में चलाने के लिए नॉर्मल प्रोपेलेंट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने यह अनाउंस किया है कि शायद इंसानों को मंगल ग्रह पर किसी नॉर्मल ईंधन से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाएगा। मंगल ग्रह तक जाने के लिए करीब 7 से 8 महीने का समय और 48 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस को पार करना पड़ता है।
ऐसा करने के लिए बहुत भारी मात्रा में फ्यूल की भी जरूरत पड़ती है। एक स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल जितना कम एफिशिएंट होगा, उसमें उतने ही ज्यादा फ्यूल को भरा जाएगा, और जितने ज्यादा फ्यूल को भरा जाएगा, स्पेसक्राफ्ट का वजन उतना ही ज्यादा हो जाएगा, जिससे फ्यूल भी नॉर्मल से ज्यादा खर्च होगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार ऐसे तरीकों को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं जो कम ईंधन में ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने के काबिल हो। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नासा अपने ड्रैको यानी डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर अजाइल सिस लूनर ऑपरेशंस मिशन के जरिए एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना चाहते हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हो। इस मिशन के ट्रायल को 2025 से 2026 के बीच में किया जा सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट यानी NTR का इस्तेमाल करने से करीब 2 से 5 गुना फ्यूल की बचत होती है, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। वैज्ञानिक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन को हीट अप करेंगे, जो स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगे थ्रस्टर से बाहर आएगी और स्पेसक्राफ्ट को आगे की ओर धक्का देगी। अंतरिक्ष में चलने वाली स्पेसक्राफ्ट हाइड्रोजन को ही एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे गर्म करने का प्रोसेस बहुत इनएफिशिएंट होता है। न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक इसी प्रोसेस को एफिशिएंट बना पाएंगे, जिससे बहुत सारा ईंधन बचाया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूक्लियर रिएक्शन मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तब होता है जब 2 हल्के एटम आपस में मिलकर एक भारी एटम की फॉर्मेशन करते हैं। जब ये एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि तारों के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के चलते ही वे इतने ज्यादा गर्म और चमकीले हो पाते हैं। तारे के केंद्र में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होती है, जो आपस में कंबाइन होकर भारी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करती है। इसी प्रोसेस में निकलने वाली एनर्जी को हम तारे की लाइट और हीट के रूप में ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसी प्रोसेस के उल्टे प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। जब एक भारी एटम को 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो उस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और इसे ही न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को एक लेबोरेटरी में करना न्यूक्लियर फ्यूजन के मुकाबले बहुत आसान है। आमतौर पर एक भारी एटम को तोड़ने के लिए उस पर न्यूट्रॉन्स को फायर किया जाता है, जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को सक्सेसफुल बना देते हैं। वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जो लैब में क्रिएट करना थोड़ी मुश्किल बात है। अब ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसे किसी स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल करना अभी भी हम इंसानों के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमें बहुत ही एक्सट्रीम जगहों पर देखने को मिलती है, जैसे तारे का केंद्र, वहाँ का तापमान और प्रेशर किसी भी चीज को चुटकियों में खत्म करने के काबिल होता है। अगर हम सच में एक न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली मंगल ग्रह तक भेज पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके बाद हम नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट्स में भी न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, जो ओवरऑल फ्यूल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि नासा एक न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट को 2025-26 तक सक्सेसफुली क्रिएट कर पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।